गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि स्टेट चाहें तो आपकी जो शेड्यूल कास्ट है उनको सब क्लासिफाई कर सकते हैं। मैं थोड़ा आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जब हम बात करते हैं ना शेड्यूल कास्ट, क्या आपको लगता है कि जितने भी लोग शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड होते हैं, क्या वो सब के सब एक ही तरह के होते हैं, या उनके अंदर जो बैकवर्डनेस होती है वो सेम होती है? नहीं। अब शेड्यूल कास्ट आपने एक शब्द बोल तो दिया, पर शेड्यूल कास्ट के अंदर भी तो आप नोटिस करोगे बहुत अलग अलग तरह की कास्ट देखने को मिल जाती है, बहुत अलग अलग तरह की ट्राइब्स या रेस आपको देखने को मिल जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। और अब मैं बात कर रहा हूँ जब शेड्यूल कास्ट की, तो जो इतनी सारी कास्ट है इसके अंदर, हो सकता है ना इनमें से कुछ कास्ट ऐसी हो जो थोड़ी कम बैकवर्ड हो, कुछ ऐसी कास्ट हो जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। अब शेड्यूल कास्ट को जब हमने एज अ ग्रुप की तरह कैटेगराइज कर दिया ना, तो कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि यार कुछ एक ऐसी कास्ट होती हैं जो आपके कोटास की, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की या एजुकेशन के अंदर जो रिजर्वेशन इनको मिलती है, उसका ज्यादा बेनिफिट उनको मिल रहा हो। वेयर एज जो हो सकता है कुछ बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई कास्ट हमें देखने को मिलती है विद इन द शेड्यूल कास्ट, उनको इसका बेनिफिट ना मिल रहा हो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि स्टेट्स शेड्यूल कास्ट को भी सब क्लासिफाई कर सकती हैं, यानी कि वो ये भी बता सकती हैं कि यार ये वाली कास्ट बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, इसको ज्यादा हमें बेनिफिट देना होगा। वेयर एज ये वाली कास्ट थोड़ी कम बैकवर्ड है, तो इसको अगर हम कम बेनिफिट भी देंगे तो भी ठीक बात हो जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरह से ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोली है कि इट इज पॉसिबल टू सब क्लासिफाई, स्टेट्स के पास ये पावर है। प्लस आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है, यहाँ पर एक रैशनल प्रिंसिपल होना चाहिए इस चीज के पीछे में कि कैसे कैसे ये चीजें होंगी। प्लस एट द सेम टाइम स्टेट्स को डेटा प्रोड्यूस करना होगा अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए, ताकि यहाँ पर ये जो बेनिफिट उनको दिया जा रहा है, तो बेसिकली कोशिश यही है कि सब लोग इक्वल नहीं होते। साथ ही साथ अनइक्वल्स को अगर हम अनइक्वली ट्रीट करते हैं ना, वही रियल इक्वालिटी है। एक्चुअल में जो ज्यादा पिछड़े लोग हैं ना, उनको कुछ हमें यहाँ पे बेनिफिट्स देने ही पड़ेंगे, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। अब ये बात तो चलो सबने मान ली, मतलब सबने नहीं मानी एक्चुअल में, वैसे तो 7 मेंबर्स थे यहाँ पे जो जजेस थे, उनमें से 6-1 रेशो यहाँ पे के साथ यहाँ पे ये डिसीजन आया है, वर्डिक्ट आया है कि स्टेट्स के पास यहाँ पे पावर है। पर इसके साथ ही साथ ना एक मुद्दा आता है, वो आता है आपका क्रीमी लेयर के प्रिंसिपल का। अब आप लोग जानते होंगे जैसे ओबीसी की बात होती है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की, वहां पर क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल है, पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर ये प्रिंसिपल हमें नहीं देखने को मिलता। अब एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पर बेंच में जो जजेस बैठे थे उनमें से 4 जजेस ने ये बोला कि सरकार को चाहिए कि जो क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल है ना, ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को भी एक्सटेंड करे। एक्चुअल में ना जस्टिस बी आर गवई जी ने बहुत एक अच्छी बात बताई। यहाँ पे उन्होंने बोला कि आप देखो यार, कि मान लो कोई शेड्यूल कास्ट का बच्चा है, राइट, एंड उसके पिताजी आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं या कोई और सिविल सर्वेंट है। एक बच्चा तो हो गया ये। दूसरा बच्चा है, मान लो वो भी शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है, पर वो किसी गांव से पढ़ा है, जिला परिषद के स्कूल से पढ़ा है। क्या इन दोनों को इक्वेट करना सही बात है क्या? सोचो एक बात आप लोग भी, यार ये बंदे के पिताजी आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, और ये बंदा कोई छोटे से गांव से निकल कर आया है, तो क्या इन दोनों को इक्वेट करना सही है? ऐसा जस्टिस बी आर गवई ने ये सवाल पूछा, एंड काफी सारे और जस्टिस, जैसे जस्टिस विक्रमनाथ, आपके पंकज मित्तल जी और सतीश चंद्र शर्मा, इन जस्टिस ने भी यहाँ पे इसके साथ अग्री किया। तो ये जो आपका मुद्दा था आपका क्रीमी लेयर प्रिंसिपल का, तो ये 4 जजेस ने भी बोला है कि सरकार को ये चीज चाहिए कि ये क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल बाकियों के ऊपर भी एक्सटेंड किया जाए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को भी ये एक्सटेंड किया जाए। तो दोस्तों, डेट है आज की 2 अगस्त 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपका आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल। देखो, आप लोगों ने ना मिशन लाइफ के बारे में कई बार मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। जब मैं बात करता हूँ ना मिशन लाइफ की, पहली बात तो लाइफ की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? लाइफ की फुल फॉर्म यहाँ पर है लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है। देखो, जब हम बात करते हैं कि हमें अपने इन्वायरमेंट को बेटर करना है, तो डेफिनेटली सरकारों की जिम्मेदारी है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, पर उतनी ही जिम्मेदारी मेरी, आपकी और हम सब की है जो आम लोग हैं। हम लोग भी अपनी जिंदगी के अंदर कुछ कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं, जिस वजह से इन्वायरमेंट बेटर हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर मान लो कहीं पास में ही जाना है, तो जरूरी नहीं है कि मैं अपना प्राइवेट व्हीकल लेकर जाऊं, जरूरी नहीं है कि मेरा घर का एसी हमेशा चलता रहे।
जब नहीं काम में है तो मैं उसको बंद कर दूं, अपने घर की लाइट्स वगैरह बंद रखूं जब मुझे नहीं जरूरत है। ऐसे छोटे छोटे अगर मैं चेंजेस भी करूंगा ना तो काफी बेटर हो जाएगा, क्योंकि मैं ही नहीं चेंजेस कर रहा, ये आप भी कर रहे हो, हम सब कर रहे हैं। जब सब लोग करेंगे तो डेफिनेटली ये बेटरमेंट आएगी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का आइडिया था मिशन लाइफ का, राइट। और इन्होंने कई बार अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसको डिस्कस भी किया है। अच्छी बात है। अभी बता क्या हुआ है, अभी हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उनके द्वारा आइडियाज फॉर लाइफ लॉन्च किया गया एट आईआईटी दिल्ली। क्या मतलब इस चीज का? देखो, जैसे मैंने आपको बताया मिशन लाइफ तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारी मिशन लाइफ के अलग अलग थीम्स हैं कि पानी बचाओ, एनर्जी बचाओ, वेस्ट को कम करो, ई वेस्ट को कम करो, सिंगल यूज प्लास्टिक को मना करना, आपके फूड सिस्टम को सस्टेनेबल अडॉप्ट करना, ठीक है ना, और साथ ही साथ अपने लाइफस्टाइल को और भी हेल्दी बनाना। ये सब ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करना चाहते हैं, पर इसके लिए हमें चाहिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के नए नए यूनिक आइडियाज। तो वही है आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल। इस पोर्टल के ऊपर आप जाओ, जिसके भी दिमाग में कुछ क्रिएटिव चीज आ रही है कि यार हम तो अपने एनवायरनमेंट को ऐसे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमें अपने एनवायरनमेंट को बेटर करने के लिए ये आइडिया अच्छा लग रहा है, तो आप जाके उस पोर्टल के ऊपर आप अपने आइडिया को डालो, अपने ऑनलाइन सबमिशन करो। तो उसी पर्टिकुलर चीज के लिए यहाँ पर हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरह ये पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ताकि जो इतने हमारे पास अच्छे अच्छे माइंड है ना, इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टीज हैं, वो सब अपने अपने आइडियाज को यहाँ पे शेयर करेंगे इस पोर्टल के माध्यम से। फिर सरकार को जो अच्छे आइडियाज आएंगे वो पूरी दुनिया में पूरे लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, एंड उसके माध्यम से हम अपने एनवायरनमेंट को और भी बेहतर कर पाएंगे। यही है आपका आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो है तरंग शक्ति के बारे में। देखो, अगर आप ना प्रीलिम बूस्टर को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो मैंने आप लोगों के साथ ना एक्सरसाइज रेड फ्लैग डिस्कस करी थी, याद है? ये एक्सरसाइज रेड फ्लैग ना, ये आपका यूएसए के द्वारा ऑर्गेनाइज करी जाती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक्चुअली में वहां की जो एयरफोर्स है उनके द्वारा ये चीज करी जाती है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर जैसे एक्सरसाइज रेड फ्लैग के अंदर अलग अलग देशों की कंट्रीज आती हैं, एक तरह से आपस में वो मिलजुल कर एक्सरसाइज के अंदर एंगेज करती हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करती हैं। इसी एक्सरसाइज रेड फ्लैग से इंडिया इंस्पायर हुआ, एंड इंडिया ने बोला कि हम भी अपनी एक्सरसाइज करेंगे, एंड उसका नाम क्या है? उसका नाम है तरंग शक्ति। अब यहां पर पता क्या हुआ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यूएस में एक्सरसाइज रेड फ्लैग है, सेम चीज आपको तरंग शक्ति देखने को मिल जाएगी कि इंडिया की तरफ से जो इंडियन एयरफोर्स है ना, वो यहाँ पर इसको कंडक्ट करवाएगी। और ऐसा बताया जा रहा है दिस इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज कंडक्टेड इन इंडिया। तो बहुत बड़ी बात ये हो जाती है, समझ रहे हो? दुनिया भर की अलग अलग कंट्रीज को हमने यहाँ पे इनविटेशन दिया है कि उनकी एयरफोर्स जो है वो यहाँ पर आए, हमारे साथ यहाँ पर मिलकर इंटरेक्शन हो, एंड प्लस एट द सेम टाइम इंटरऑपरेबिलिटी, हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलकर ये एक्सरसाइज को रन करें, अपने जो भी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं उनको यहाँ पर एनहेंस करें, आपस में एक दूसरे सीखें, बेस्ट प्रैक्टिस को सीखें। ये है एक्सरसाइज तरंग शक्ति, ठीक है। अभी एग्जैक्ट कितनी कंट्रीज आएंगी ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज को हमने इनविटेशन भेजा है, कुछ ने एक्सेप्ट कर लिया है, कुछ एज एन ऑब्जर्वर आएंगी, कुछ आने वाले समय में और एज अ पार्टिसिपेट कर सकती हैं। पर हमने लगभग 51 कंट्रीज को यहाँ पर हमने इनविटेशन भेजा था। इनमें जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ एक कंट्रीज हैं जो डेफिनेटली अपने कंटिजेंट को भेज रही हैं, हो सकता है ये नंबर और भी इंक्रीज होता रहे, ठीक है ना, बट हमने इनविटेशन जो भेजा है वो अभी के समय 51 कंट्रीज को हमने इनविटेशन भेजा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं लगभग 30 कंट्रीज तो इनमें से पार्टिसिपेट करेंगी ही करेंगी। अब एक्चुअल में है क्या, ये जो तरंग शक्ति एक्सरसाइज हम कंडक्ट करवाएंगे ना, ये दो अलग अलग रीजन्स में कंडक्ट करवाएंगे। एक होगा रीजन हमारा साउथ इंडिया का रीजन, एंड दूसरा हमारा रीजन रहेगा वो है वेस्टर्न रीजन। तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज होगी ये दो फेज में होगी, फेज वन साउथ इंडिया में, फेज टू वेस्टर्न इंडिया में। फेज वन जो होगा साउथ इंडिया के अंदर वो आपका होगा तमिलनाडु के अंदर, एक जगह है सुलूर के नाम से, राइट। 6 अगस्त से वहां से स्टार्ट होगा। और जो सेकंड वाला फेज है ये आपका होगा आपके राजस्थान के अंदर जो जोधपुर है वहां पर। तो इस तरह से आपकी तरंग शक्ति होगी, जहां पर अलग अलग देशों के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी, कॉपरेशन, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, नॉलेज का एक्सचेंज और बेस्ट प्रैक्टिस आपस में एक्सचेंज करी जाएंगी। इसके माध्यम से रीजनल स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी, एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी हम यहाँ पे इंश्योर कर पाएंगे। तो डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा इस एक्सरसाइज तरंग शक्ति को। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा टॉपिक रहेगा काबिनी डैम के बारे में। अगर देखो, ये चीज भी हमने पिछले दिनों में अंदर डिस्कस करी थी। एक्चुअल में क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा बारिश हमें देखने को मिली है कावेरी कैचमेंट एरिया के अंदर, जिस वजह से कृष्णा राजा सागर डैम एंड आपका काबनी डैम दोनों यहाँ पे आउटफ्लो होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं।
देखो यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर देख पा रहे होंगे कावेरी नदी का यहाँ पे, राइट। पहले मैं आपको थोड़ा कावेरी नदी के बारे में बता देता हूँ। दरअसल में कावेरी नदी जो होती है ना, वो यहाँ पर ओरिजिनेट होती है तलकवेरी, जो कि कूर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। बेसिकली आपके जो ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स है ना कर्नाटका के अंदर, वहां से आपको ये ओरिजिनेट होती हुई कावेरी नदी देखने को मिल जाएगी। कावेरी नदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे लेफ्ट बैंक की बात करूं तो हारंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती। उसी तरह से राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो यहाँ पे लक्ष्मण तीरथ, काबिनी, आपका स्वर्णवती, भावनी, नोएल, अमरावती, इस तरह से राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इनमें से आप नोटिस कर रहे हो एक यहाँ पे ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिली है काबिनी। तो काबिनी क्या है? काबिनी एक रिवर का नाम है। उसी रिवर के ऊपर यहाँ पर हमें एक डैम देखने को मिल जाएगा। ये काबिनी रिवर यहाँ पर है, राइट। इसी के ऊपर यहाँ पे हमें एक डैम देखने को मिलता है जिसका नाम है काबिनी डैम, राइट। तो जैसा मैं आपको बता भी रहा था, ठीक है, इस पर्टिकुलर रिवर का भी ओरिजिनेशन हमें केरला के अंदर देखने को मिलता है, राइट। और ये कावेरी की ही बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हमें देखने को मिल जाएगी। अब आप नोटिस करो, ये जो काबिनी रिवर की मैं बात कर रहा था या काबिनी डैम की बात कर रहा था, इसके बैक वाटर्स आपको कर्नाटका में देखने को मिल जाते हैं, राइट। एंड इसके साथ ही साथ ये जो आपका समर सीजन है ना, जब पानी थोड़ा पीछे हो जाता है, पानी थोड़ा रिसीड कर जाता है, उस समय इन बैक वाटर्स के अंदर बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलती है। इनफैक्ट इसी समय के ऊपर काबनी रिवर के अंदर इंडिया का लार्जेस्ट एलिफेंट कम्युनिटी भी यहाँ पे होस्ट करता है। बाकी आप जैसे मैं बता ही रहा था कि काबनी रिवर यहाँ पे इस तरह से कावेरी को ज्वाइन कर लेती है मैसूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर। ये पॉइंट्स तो आपको पता होने चाहिए काबनी डैम के बारे में। एक तो हो गया आपका काबनी डैम, दूसरा क्या है आपका कृष्णा राजा सागर डैम। ये हमने पिछले दिनों के अंदर डिस्कस करा ही था। दरअसल में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कहाँ की? कर्नाटका की बात कर रहे हैं। एंड कर्नाटका के अंदर आप जानते होंगे एक बहुत फेमस आपको डायनेस्टी देखने को मिलती है, दैट इज वुडेयार डायनेस्टी। ठीक है, वुडेयार डायनेस्टी ने काफी लंबे टाइम तक यहाँ पे रूल किया। तो उन्हीं के यहाँ पे राजा हुआ करते थे, कृष्णा राजा वुडेयार फोर ऑफ मैसूर। उन्हीं के नाम के ऊपर इस डैम का नाम रखा गया है। ये कावेरी नदी के ऊपर ही आपको ये डैम देखने को मिल जाएगा। इसके जो आपका कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदी यहाँ पे मिलते हैं, वहां पर इस पर्टिकुलर केआरएस डैम को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। यही केआरएस डैम का पानी है जो मैसूर, बैंगलोर इनके लिए पानी की तरह काम करता है। एट द सेम टाइम मांड्या और मैसूर के लिए इरिगेशन वाटर है वो यहीं पर इस डैम के द्वारा ही प्रोड्यूस मतलब बेसिकली दिया जाता है। एक वृंदावन गार्डन्स भी हैं जो कि काफी पास में है, आपको कृष्णा राजा सागर डैम के पास में देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ शिवन समुद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को पावर प्रोवाइड करने का काम भी यहाँ पर इस डैम के माध्यम से ही होता है। तो दोनों का आपको पता होना चाहिए, काबनी डैम के बारे में भी एंड साथ ही साथ आपका जो कृष्ण राजा सागर डैम है उसका भी आपको कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है मासाई के बारे में। अब ये क्या है सर मासाई? ये तो पहली बार हम नाम सुन रहे हैं। देखो दरअसल में ना हमें थोड़ा चलना होगा अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर आपको यहाँ पर अगर आप ईस्ट अफ्रीका वाली साइड की तरफ आओगे ना, तो यहाँ पर आपको कीनिया, तंजानिया देश देखने को मिल जाएंगे, जहां पर मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो जगह है ईस्ट अफ्रीका, यहाँ पर ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब देखने को मिलती है जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है मासई। ठीक है, हम पर डिस्कस क्यों कर रहे हैं इस ट्राइब को? एक्चुअल में ना अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मासई कम्युनिटी की, तो इनका नंबर काफी अच्छा खासा है। काफी हजारों में आपको मतलब लाखों में इनकी जनसंख्या आपको देखने को मिल जाती है। चलो ठीक है, दोनों देशों में मिल जाती होगी। अब जो तंजानिया की सरकार है ना, उसने बोला है कि हम ना लगभग 82,000 मासई कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको रीलोकेट करना चाहते हैं, उनको अपनी जगह से किसी और जगह भेजना चाहते हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ना एक्चुअल में तंजानिया के ज्यादातर जो लोग हैं ये मासई कम्युनिटी के, ये नोमैडिक लोग हैं। बहुत सारे लोग इनमें से नेशनल पार्क्स या कंजर्वेशन एरियाज के अंदर रहते हैं। और इनकी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है मासई कम्युनिटी की, तो ये आपके जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट होते हैं ना उनके ऊपर एनक्रोच करने लग गए हैं। तो जो आपकी वाइल्ड लाइफ है उसको खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि लोकल लोगों ने या जो मासई कम्युनिटी के लोग हैं ये काफी ज्यादा वहां पे रहने लग गए हैं। तो वाइल्ड लाइफ के ऊपर खतरा आ गया है। प्लस तंजानिया ये भी चाहता है कि भाई थोड़ा टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। टूरिज्म को प्रमोट किया जाना है ताकि उनका पैसा कमाया जा पाए। तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इन लोगों को भी अलग जगह भेजने की जरूरत है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 82,000 लोगों को यहाँ पे रिलोकेट किया जाएगा फॉर टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर्पस के लिए। तो थोड़ा सा हमें इस ट्राइब के बारे में जान लेना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, ईस्ट अफ्रीका के अंदर आपको ये इंडिजीनियस एथनिक ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा। दे आर सेमी नोमैडिक पेस्टोलिस्ट, जो कि आपको कीनिया एंड नदन तंजानिया के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है आपके अफ्रीका के ही, जिनका आपका काफी डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन, कस्टम, ड्रेस आपको देखने को मिलता है।
साथ ही साथ बहुत सारे नेशनल गेम पार्क्स के अंदर इनकी काफ़ी काफ़ी प्रॉक्सिमिटी देखने को मिल जाती है। ये लैंग्वेज जो बोलते हैं उसका नाम है मा, ठीक है? एक ऐसी लैंग्वेज जो डिराइव करी जाती है नीलो सहारन फैमिली से। इसके साथ ही वहाँ की जो तंजानिया एंड कीनिया की लोकल लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, दैट इज स्वाहिली एंड इंग्लिश, उनको भी डेफिनेटली ये बोल लेते हैं। इनकी सोसाइटी अपने आप में पैट्रियार्कल देखने को मिल जाती है एंड ये मोनोथिस्टिक है, बेसिकली एक भगवान के अंदर बिलीव करते हैं जिनका नाम क्या है, एंगे या एनके। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं मासी कम्युनिटी के बारे में जिसका हमें अच्छे से आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है आपका ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड के बारे में। थोड़ा सा इस चीज को हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस चीज का अर्थ क्या है। देखो, पहले मैं आपको एक काम करता हूं, पहले मैं आपको ISTIC यूनेस्को के बारे में बता देता हूं। यूनेस्को के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, राइट? हमने कई बार डिस्कशन भी किया है। अब जब मैं बात करता हूं ना STI की, ये तीन शब्द आप जब भी देखोगे STI, इसका अर्थ होता है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर STI तो आप समझ गए होंगे कि साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की बात हो रही है। अब इसके साथ ही साथ ना मैंने जब बाकी चीजों को ऐड कर दिया, ISTIC, ये ISTIC का मतलब ये हो जाता है इंटरनेशनल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। समझे इस बात को? तो एक्चुअल में ना बात इसी से आपकी निकल आएगी। पहली बात तो फोकस हो रहा है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के ऊपर। कहां पर? आपकी जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं उनमें कैसे हम आपस में कॉपरेशन करने के माध्यम से आपस में एक तरह से साउथ साउथ कॉपरेशन के थ्रू हम सस्टेनेबल प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज को रन कर पाए, ताकि ये जो चीजें थी ना आपकी STI की, इनके अंदर हम इन कंट्रीज की आगे प्रोग्रेस करवा पाए। क्योंकि आप जानते हो जब मैं बात करता हूँ साउथ साउथ कॉपरेशन की, ग्लोबल साउथ की बात करता हूँ, तो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज या लेस डेवलप कंट्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब अगर इन कंट्रीज को आगे प्रोग्रेस करना, आगे ग्रो करना है, तो डेफिनेटली साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमारे सामने ISTIC यूनेस्को आपको देखने को मिल जाएगा। ये ISTIC यूनेस्को का कैटेगरी 2 सेंटर है। दरअसल में होता क्या है ना, यूनेस्को के अंतर्गत अलग अलग आपको सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे या कैटेगरी इंस्टीट्यूट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये यूनेस्को का पार्ट नहीं है, लीगली इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, पर यूनेस्को के साथ ये एसोसिएटेड है, इसीलिए इसको कैटेगरी 2 यहाँ पे हम सेंटर बोलते हैं। इसको यहाँ पे 2008 से यहाँ पर होस्ट किया जाता है बाय मलेशियन गवर्नमेंट। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए ISTIC यूनेस्को के बारे में। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज और पता होनी चाहिए, वो चीज है आपकी विद रिगार्ड्स टू ट्रेडिशनल नॉलेज। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना ट्रेडिशनल नॉलेज की, तो आप जानते होंगे कि हमारे जैसे बहुत सारे एंशियंट टेक्स्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। स्पेशली जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आयुर्वेद के ऊपर, यूनानी हो गया, सिद्धा, सोआ रिगपा, राइट, योगा हो गया। इस तरह से बहुत सारी हमें चीजें देखने को मिलती हैं हमारी जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट के अंदर, हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन नॉलेज हमें देखने को मिलती है। अब इन पर्टिकुलर नॉलेज का कोई मिसयूज ना कर रहे, एंड कोई ऐसा ना हो कि कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वहां पे लेने की कोशिश करे, और जबकि हमारी ये नॉलेज हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि दूसरे देश या कोई ऐसा पर्सन IPR फेक या रॉन्गफुल मीन से IPR लेने की कोशिश करे और हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका बेनिफिट हमें मिल ही ना पाए। उसके लिए हमारे पास क्या है, TKDL हमारे सामने देखने को मिल जाता है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। यहाँ पर आपके जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन नॉलेज है ना, वो सारा का सारा डिजिटाइज फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल है। एंड इवन आपके जो पेटेंट एग्जामिनर्स होते हैं उनके लिए भी अवेलेबल करवाया गया है कि आप ये वाली चीज के ऊपर किसी और देश के अंदर पेटेंट नहीं दे सकते। तो इसीलिए TKDL अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये बातें तो हमें पता थी। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, ISTIC ने आपकी CSIR जो आपका डिजिटल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, वो तो है ही है, उसके साथ साथ जो आपका काउंसिल फॉर साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है ना, उसके द्वारा यहाँ पर मिलकर एंड साथ साथ आपका IICT, दैट इज आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये सब लोग मिलकर ना एक कॉन्क्लेव यहाँ पर होस्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को इन्वॉल्व था, हमने देखा किस तरह से था, ISTIC के माध्यम से, एंड डेफिनेटली बाकी तो हमारे यहाँ पर है ही हैं जो इसकी बात करें कि ट्रेडिशनल नॉलेज के माध्यम से हम कैसे बेनिफिट कर सकते हैं अपने लाइवलीहुड को। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी हो गया, ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन हो गया, आपका हेल्थ एंड रिसर्च हो गया, राइट, नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज कैसे बनाई जाएंगी ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर, एंड साथ साथ साउथ साउथ कॉपरेशन कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है।
प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे इंडोनेशिया, फिलीपींस, नेपाल, मलेशिया, कीनिया, कॉन्गो, इंडिया, ये सब आपस में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कैसे हम जो भी इश्यूज आते हैं कम्युनिटी राइट्स को मैनेज करने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यहाँ पे जो भी इश्यूज आते हैं उनके रिगार्डिंग हम कैसे उनको टैकल कर सकते हैं, यही यहाँ पे इसका फोकस है। एंड साथ ही साथ जैसे मैंने बताया ना कि टीकेडीएल के अंदर क्या है, आपकी ट्रेडिशनल नॉलेज को डिजिटाइज किया गया है, तो उसी एक्सपर्टीज को कैसे हम और डेवलप कर सकते हैं, यही यहाँ पे डिस्कशन किया गया। ठीक है, तो ये था हमारा ये टॉपिक। इसी के साथ हम चलते हैं अपने पीवाईक्यूज की तरफ। यहाँ पर दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ हिस्ट्री के कॉरस्पॉन्डिंग। पहला आपका क्वेश्चन रहेगा इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग, एंड दूसरा आपका क्वेश्चन रहेगा आपका बटल कमेटी के रिगार्डिंग। हाँ जी, कल मैंने जो होमवर्क दिया था उसका आंसर अगर मैं डिस्कस करूं तो एक मैंने आपको होमवर्क दिया था विद रिगार्ड्स टू ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट, राइट। एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर मैं बात दोस्तों करता हूँ 1928 की, तो आप जानते होंगे 1928 के अंदर ना एक बॉम्बे टेक्सटाइल मिल के अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हमें देखने को मिलती थी, लगभग आपकी 6 महीने तक चली। अब सरकार ने, जो ब्रिटिश रूल था उस समय के ऊपर, उन्होंने ये कोशिश किया कि यार इस तरह की जो स्ट्राइक्स वगैरह होती है ना, इनको टैकल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए दो चीजें लाई गई, एक तो आपका था ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929, एंड दूसरा आपको पब्लिक सेफ्टी बिल आपको देखने को मिल जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ दोनों का। जब मैं बात करता हूँ ना पब्लिक सेफ्टी बिल का, यहाँ पर फोकस ये था कि जैसे आपके सोशलिस्ट हो गया, आपके कम्युनिस्ट हो गया, इनकी एक्टिविटीज के ऊपर एक तरह से रोक लगाई जा पाए, ये फोकस था पब्लिक सेफ्टी बिल का। और आपका जो दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, ये क्यों लाया गया, ये यहाँ पर फोकस ये था कि यार जो ये स्ट्राइक्स वगैरह होती है ना, उसको स्ट्राइक करने से पहले आपको 15 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा कि इस तरह से आप स्ट्राइक करने जा रहे हो, लॉकआउट करने जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अलग अलग पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर, चाहे वो आपका पोस्ट हो गया, रेलवेज हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोई भी इंसान इनमें काम कर रहा है तो यहाँ पर उनको नोटिस देना पड़ेगा, 15 दिन का रिटर्न नोटिस। अगर नहीं दिया जाता तो अकॉर्डिंगली उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो एक तरह से ना बहुत मैसिव लेवल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई स्ट्राइक्स वगैरह करने के ऊपर। एट द सेम टाइम यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स वगैरह भी कॉन्स्टिट्यूट करे गए, ताकि जो भी आपके इस तरह के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको कैसे हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, कैसे उनको टैकल कर सकते हैं। तो ये था आपका ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929। अब अकॉर्डिंगली आंसर आपका करना बहुत आसान हो गया है आप लोगों के लिए, ठीक है, कि कैसे स्ट्राइक्स को एक तरह से बैन किया गया, राइट। इसके अलावा दूसरा आपको होमवर्क दिया था मैंने दादा भाई नौरोजी जी के बारे में, कि दादा भाई नौरोजी का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल जाता है। देखो, जब मैं बात करता हूँ दादा भाई नौरोजी की, तो दरअसल में इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राइट। ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक हमें देखने को मिली। इनका देखो जो मेजर काम रहा ना, वो इकोनॉमिक सेंस में रहा, क्योंकि आप नोटिस करोगे इन्होंने ना ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में हमें बताया। इन्होंने दरअसल में बात करी थी होम चार्जेस के बारे में, कि कैसे अगर हम बात करें कि जो ब्रिटिश रूल है, जैसे फॉर एग्जांपल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो भी एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, उसी को होम चार्जेस बोला गया। तो कैसे भारत से पैसे को लूटा जा रहा है, इन्होंने वो चीज एक्सप्लेन करी। तो जो पहली बात कह रहा है ना कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इंडिया का जो हो रहा है ब्रिटिश के द्वारा, उसको एक्सप्लेन किया। ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है, पर बाकी दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, क्योंकि देखो ना ही इन्होंने इंडियन टेक्स्ट को इंटरप्रेट किया। ये जो काम थे ना, ये दरअसल में आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी, राइट, विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, उनके द्वारा यहाँ पे ये चीज करी गई थी। प्लस एट द सेम टाइम सोशल लेवल्स को रेडिकेट करना, ये बहुत सारे और रिफॉर्मर्स ने किए, चाहे राजा राम मोहन राय जी की बात कर लो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की बात कर लो, केशव चंद्र सेन जी की बात कर लो, पर इनके द्वारा ये चीज नहीं करी गई थी। सोशल रिफॉर्म्स की तरफ उनका काम नहीं था, उनका इकोनॉमिक के अंदर ज्यादा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। तो एक्चुअल में स्टेटमेंट 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए 1 ओनली इज करेक्ट। आज का आपका होमवर्क ट्रू फॉल्स के अंदर ये कुछ आपके स्टेटमेंट्स रहेंगे, इनका आंसर आप मुझे बता सकते हो। इसके साथ ही साथ कल जो मैंने होमवर्क दिया था नेशनल कल्चर फंड के बारे में, ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट थी। बोहाई गल्फ की बात करें तो यहाँ पर ये ए मैक्सिको नहीं बल्कि आपके चाइना आके कॉरस्पॉन्डिंग आपको देखने को मिलता है, तो सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, मशीन अर्निंग, ये तो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, ये स्टेटमेंट अपने आप में डेफिनेटली करेक्ट है। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।